नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेह प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसएनबी पीजी कॉलेज, चारबाग, लखनऊ। मैं आप सभी दर्शकों का इस सत्र में स्वागत करता हूं। इधर कुछ दिनों से हम लोग भारत की विदेश नीति और विशेष रूप से एशियाई परिदृश्य में हम लोग भारतीय विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग यूनिट 10 और यूनिट 11 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यूनिट 10 में जो हम लोगों के सिलेबस में दिया गया है वो ये है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति या पूर्व की ओर जुड़ाव की नीति या कार्य करने की नीति। और यूनिट 11 में हमें दो टॉपिक पढ़ना है, जिसमें हमें मध्य एशिया के संदर्भ में भारत की विदेश नीति और पश्चिम एशिया या वेस्ट एशिया के संदर्भ में भारत की विदेश नीति क्या है, इन बातों पे आज हमें चर्चा करनी है। यदि हम यूनिट 10 के सिलेबस पर आएं और यह देखें कि क्या है उसमें, तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में आज हमें समझना है। इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हम इन बातों पर ध्यान देंगे कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में या ईस्ट के क्षेत्र में या साउथ ईस्ट एशिया के कौन से कंट्रीज भारत के साथ लगे हुए हैं, और इस नीति की जो बेस है वो 1992 में जब नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह कार्यभार देख रहे थे, उस समय लुक ईस्ट पॉलिसी या पूर्व की ओर देखो नीति का अनुसरण किया गया। तो यहाँ अगर हम थोड़ा ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से विशेष रूप से ध्यान दें कि व्हाट इज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत और भारत के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो सीमा लग रही है और जो एशियान संगठन है जिसमें 10 देश हैं, तो उन 10 देश के साथ साथ चीन के साथ, ऊपर साउथ कोरिया और जापान के साथ, नीचे ऑस्ट्रेलिया के साथ, इन पूरे इंडो पैसिफिक एक व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अपनी रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस तरफ एक विशेष रूप से जुड़ाव की प्रक्रिया का आरंभ 2014 से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसी का लेटेस्ट वर्जन या उसका कह सकते हैं उन्नत वर्जन या उसका गुणात्मक स्तर पर उसकी वृद्धि करते हुए हम पूर्व की तरफ कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारा जुड़ाव हो, और ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी जिसकी ओरिजिन 1992 में हुई थी, इसको गुणात्मक दृष्टि से बढ़ाते हुए हम किस तरीके से इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ साथ एक व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अपनी सामरिक सुरक्षा के को किस तरीके से यहाँ पर देख सकता है, अपनी आर्थिक व्यापार, अपनी आर्थिक गतिविधियों को कैसे देख सकता है। तो एक डिप्लोमेसी के रूप में, एक रणनीतिक के रूप में जिस पॉलिसीज की शुरुआत 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हुई, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे कि क्या परिस्थितियां थी उस समय। और आज जब भारत एक सक्षम राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व बना चुका है, आर्थिक स्थिति में, सामरिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, सांस्कृतिक स्थिति में, जब भारत आज उन्नति की तरफ अग्रसर है, ऐसे कंडीशन में भारत ने किस तरीके से अपनी इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ज्यादा महत्व दे रहा है और किस तरीके से पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत के इधर हम अगर दक्षिण पूर्व में आते हैं तो थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, ये हमारे एशियान 1967 में जो एशियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो सहयोग संगठन है जो 1967 में ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, उसके ये 10 कंट्रीज भी हैं। तो ये थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, और थोड़ा और वेस्ट में ईस्ट में चलते हैं तो लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये देश हैं। और अगर हम नीचे चलें तो ऑस्ट्रेलिया है। तो पूरा एक हिंद प्रशांत क्षेत्र का ये एरिया, और ऊपर साउथ कोरिया और जापान, इन इस जगहों पर
भारत अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने और वो इनके साथ चाइना को प्रतिसंतुलित करने के लिए, चाइना को बैलेंस करने के लिए, इसी के साथ-साथ जो ऑस्ट्रेलिया तेजी से आगे बढ़ रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है और भारत को एक चुनौती ऑस्ट्रेलिया से भी मिल रही है, उसके संदर्भ में भी भारत इन महाशक्तियों को संतुलित करते हुए इन क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रयास के अंतर्गत तथा जो नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स हैं जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हैं, इन वो स्टेट हैं, इन राज्यों में हम किस तरीके से विकास के अवसर ढूंढ सकें यहाँ पर और कैसे इन लोगों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास कर सकें, इसकी खोज हम इस साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध बना करके ही इसकी पहल कर सकते हैं या इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यानी भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों में समृद्धि लाने के लिए भी इन दक्षिण पूर्वी एशियाई के देशों के प्रति एक विशेष जुड़ाव या एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्रियान्वयन कर रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से ही, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही भारत का एक द्वार, एक भारत का प्रवेश द्वार दिखाई देता है, जिसके द्वारा हम साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रवेश करते हैं। तो ये तो एक हमारा ज्योग्राफिकल रहा। और अगर हम सांस्कृतिक रूप से विचार करें तो सांस्कृतिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत का इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सदियों पुराना संबंध रहा है। भारत के द्वारा ही स्थापित बौद्ध धर्म, जो कि इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अधिकतर देशों में ये शुरू मतलब इसको माना जाता है कि बौद्ध धर्म के ही अनुयायी बहुत ज्यादा स्तर पर इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इस लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जब 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह जी के द्वारा जब शुरू की गई, उस समय की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उसमें बड़ा अंतर है। तो जो वैश्विक परिदृश्य था 1991-92 के दौर में और भारत का जो वैश्विक परिदृश्य था या भारत की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति थी, उसके आधार पर लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1992 में की गई। लेकिन इस लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो 1992 का दौर था, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी। 1991 में भारत की जो वर्तमान परिदृश्य था, शीत युद्ध का अंत होता है 1991 में, सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में ही, 1991 में ही। और इस 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो वैश्विक परिदृश्य बनता है उसमें शीत युद्ध का अंत, भारत गुटनिरपेक्ष का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें वह किसी भी महाशक्ति के साथ सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं था। उस गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उस समय के आर्थिक जो डाटा थे उसके आधार पर 2 सप्ताह या 2 वीक्स के लिए जो व्यापार करने के लिए जो हमारी निर्यात राशि है उससे अधिक की राशि हमारे पास नहीं थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत इन समस्याओं से जूझने के लिए या जो नया वैश्विक परिदृश्य आ रहा था कि यह पूरे विश्व में ये हुआ कि अब उदारवाद की ही स्थापना की जाएगी, लिबरलिज्म पैटर्न पे ही पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा। तो लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एरा आता है 1991 में। सोवियत संघ, रूस का विघटन होता है, पूरे वर्ल्ड में वन पोलर सिस्टम की स्थापना होती है। ऐसे स्थिति में जो बहुत दिनों से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो नियमन किया जा रहा था, जो संचालन किया जा रहा था, जिसमें एक प्रकार से दूरदर्शिता का अभाव था, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति इस तरीके से हो गई थी कि वह बहुत दिनों तक सस्टेन करने या स्थापित होने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे कंडीशन में भारतीय उदारवाद के जनक मनमोहन सिंह ने लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत भारत को जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड,
इन राष्ट्रों के साथ जो इनकी आर्थिक एकीकरण है या जो इनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, उसके साथ भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ना तथा उदारवादी व्यवस्था को लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, वह प्रयास इस समय की में भारत की विदेश नीति में देखने को मिलता है। तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू या एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक पॉलिसी रणनीतिक जो नीति की शुरुआत होती है, जिसमें भारत आज बहुत सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ एक आशा भरी संबंधों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हमारी इस चर्चा का निहितार्थ यह है, उद्देश्य यह है कि हम आपको यह बता सकें कि 1991 के समय जो भारत की आर्थिक स्थिति या जो उसकी स्थिति थी, वह एक दिशा विहीन राजनीति की तरफ चल चुका था, क्योंकि भारत रूस के विखंडन होने के बाद जो भारत का सबसे निकटवर्ती मित्र था, उसकी स्थिति कमजोर हो जाना, उसकी अर्थव्यवस्था का कमजोर हो जाना, नाम जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इसकी विदेश नीति का मुख्य टूल्स है, उसकी सार्थकता समाप्त होना, तो यह एक और भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति ने हमें इस लुक ईस्ट पॉलिसी को लाने के लिए अग्रसारित किया, जिसमें हम 1992 में इस व्यवस्था को लाते हैं। तो अब कारण भी यह था कि हम पूर्वी एशिया के साथ या ईस्ट एशिया के साथ हम इसलिए जुड़ने पे ज्यादा बल दिए क्योंकि हमारा इन राष्ट्रों से एक सांस्कृतिक संबंध रहा है, सदियों से हमारा इनके साथ बेहतर संबंध रहा है और ये भारत के नागरिक इन राष्ट्रों को स्वाभाविक रूप से पसंद करते हैं। तो ऐसे स्थिति में लुक ईस्ट पॉलिसी की जो उस समय देन रही वो यह रहा कि जब उस समय महाशक्तियों की सैन्य वापसी हो रही थी पूर्वी एशियाई देशों के साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का, उसी समय चीन एक महाशक्ति के रूप में उदय हो रहा था। पूरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में एक राजनीतिक अनिश्चितता थी। उस स्थिति में भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी रही, निश्चित रूप से भारत को इन विषम परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक मजबूत पकड़ बनाए रखने में ये पॉलिसी, ये रणनीति हमें काम की और बेहतर साबित हुई। लेकिन भारत की जो विदेश नीति उस समय रही, वहां आर्थिक स्थितियों की इस तरीके से स्थिति हो चुकी थी या ऐसा वैश्विक परिदृश्य बदल रहा था कि उसमें भारत अपने आप को एकीकरण करने के लिए या भारत अपनी विदेश नीति को उसके तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो उसकी ऊर्जा इस तरफ ज्यादा जा रही थी, इसलिए हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहे थे। और ये एशियान कंट्रीज या जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, ये देश भारत को एक बड़ी भूमिका लाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और उनका यह था कि भारत एक अपनी बिग भूमिका के रूप में, एक बड़ी भूमिका के रूप में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आए और वो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में एक विशेष प्रभाव डाले। तो ये तो लुक ईस्ट पॉलिसी की स्थिति है। 2014 में जब भाजपा की सरकार या एनडीए की गवर्नमेंट आती है और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी अपना पद ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद वो पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनका कल्चरल डेवलपमेंट, उनका सोशल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने इस लुक ईस्ट पॉलिसी को और गुणात्मक तरीके से और क्वालिटेटिव अप्रोच करते हुए उन्होंने 2014 में इसी लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम रखा लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ एक विशेष रूप से जुड़ाव या उसके तरफ विशेष रूप से एक सक्रियता या विशेष रूप से क्रियात्मकता की नीति को आगे बढ़ाने की तरफ आगे बढ़े। तो जो वो कंडीशन था जब 1992 में कि भारत एक उतना आर्थिक, सामरिक, भू राजनीतिक या सुरक्षा के दृष्टिकोण से अस्थिर हो चुका था, उस समय और इस समय में अंतर यह है कि भारत सैन्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामरिक रूप से और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से पहले से निश्चित रूप से एक स्थिर देश के रूप में स्थापित हुआ है। तो इसका एक विशेष रूप से सक्रिय जुड़ाव हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम, और यह जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, यह एक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय अवधारणा है, जिसमें हम
कनेक्टिविटी में हमारा जो है 2 राष्ट्रों के साथ भी, बहुत सारे राष्ट्रों के साथ, और एक इंडो पैसिफिक व्यापक जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो व्यापक अवधारणा है, उसके अंतर्गत संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में, जिसमें हम एशियान के 10 देश, इसके अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना को प्रतिसंतुलित करते हुए भारत इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपनी स्थिति को ज्यादा मजबूत बनाने की स्थिति में अपने आप को बना रहा है। और चीन को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, चाहे वो चीन सागर हो, चाहे वो हिंद महासागर हो, इसमें जो चीन की संप्रभुता बढ़ रही है या जो चीन का प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है, उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए वो हिंद महासागर तथा दक्षिणी चीन सागर में वह एक स्वतंत्र नौ परिवहन तथा वह एक हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी एक स्पेशल, उसकी अपनी एक विशेष पहचान, आइडेंटिफिकेशन के को बनाए रखने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भारत आज विशेष रूप से बल दे रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा क्रमवार तरीके से इस पर देखें कि क्या क्या हमारे लक्ष्य हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के और इसकी क्या नीतियां हैं, तो ऊपर के चर्चा से स्पष्ट हुआ कि 1992 में 1992 में हमने जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ एक रणनीतिक या पॉलिसीज के रूप में जिस लुक ईस्ट पॉलिसीज की शुरुआत की थी, वही 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत कन्वर्ट होता है, जिसमें हमारी जो जुड़ाव की गति है वह तीव्र तरीके से होती है और हम इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ हम एक विशेष रूप से जुड़ाव और विशेष रूप से इन क्षेत्रों पर अपनी सक्रियता को या अपनी एक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम इस समय काम कर रहे हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ या साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ, उस पर 4C का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम कहते हैं कि एक सी का मतलब है कि कल्चरल, चूंकि भारत इन दक्षिण एशियाई देशों के साथ उसका ऐतिहासिक संबंध रहा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य इन राज्यों से कई देशों से सटे हुए हैं और यहाँ हम बौद्ध धर्म हमारे यहाँ से यहाँ निर्यात हुआ है और यहाँ की जो धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इंडोनेशिया के बारे में हम चर्चा करें तो हमारे यहाँ जो रामायण है वो सबसे ज्यादा रामायण का मंचन इंडोनेशिया में किया जाता है। तो एक सांस्कृतिक या ऐतिहासिक रूप से हम विचार करें तो निश्चित रूप से हमारा इन राष्ट्रों से एक बेहतर कनेक्टिविटी कल्चरल स्तर पर है और हम इस सांस्कृतिक पूंजी के आधार पर या जो कल्चरल हमारा कैपिटल है, उस कल्चरल कैपिटल के आधार पर हम एक तरीके से यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हम इस को डेवलप कर सकते हैं और इस तरीके से हम एक सॉफ्ट पावर या मृदु शक्ति के माध्यम से इन राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध बनाकर भारत हिंद प्रशांत के क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक एरियाज में चीन को संतुलित कर सकता है तथा इन क्षेत्रों में जो महाशक्तियों के रूप में उभर रही देश हैं जैसे जापान, दक्षिण कोरिया या ऑस्ट्रेलिया, हम इनकी तकनीकियों से लाभ लेते हुए हम अपनी स्थिति को इस क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति के रूप में ला सकते हैं। और इसी के तुलना में हम यहाँ पे एक छोटा सा चर्चा करेंगे। भारत इस हिंद प्रशांत क्षेत्र को, इंडो पैसिफिक एरिया को कितना महत्व दे रहा है। अभी 2017 में क्वाड संगठन का स्थापना की गई, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 राष्ट्रों का यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो अपने सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वह चीन को संतुलित करने के लिए ये राष्ट्र आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज की विदेश नीति में भारत इन व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। तो एक तो इसका कल्चरल है 4C के अंतर्गत, दूसरा वर्तमान सरकार इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है और जुड़ाव की प्रक्रिया को मोदी जी ने विशेष रूप से इस बात पर फोकस किया कि हमें इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाना है, कॉमर्स या व्यापार को
ज़्यादा बढ़ोतरी देनी है और इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हमें कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता निर्माण करने पर विशेष रूप से आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से अब इस इतने चर्चा से स्पष्ट हुआ कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत हम दो पक्षीय, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर 4C के माध्यम से अपने संबंधों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो है कल्चरल, सांस्कृतिक स्तर पे जुड़ाव हमारा हो रहा है, हम एक दूसरे से पीपुल्स टू पीपुल्स जुड़ाव कर रहे हैं, हम देश के माध्यम से दूसरे देशों से जुड़ाव कर रहे हैं, तो एक कनेक्टिविटी हो रहा है। हम व्यापार, ये ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण, लिबरलिज्म का एरा है, प्राइवेटाइजेशन का एरा है, पूरी की पूरी अर्थतंत्र पे आधारित विश्व व्यवस्था है। तो हम ट्रेड कैसे बढ़े, हमारा कॉमर्स कैसे बढ़े, तो इस पर हम कॉमर्स के अंतर्गत और इन राष्ट्रों की अगर कैपेसिटी डेवलपमेंट होगी तो जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, उस राज्य में जो पिछड़ापन है, जहाँ पर जो है भारत की जो वहाँ आम जनता है जो विशेष क्षेत्रों में अपना विकास नहीं कर पा रही है, वहां तक विकास पहुंचेगा और इस तरीके से वो हमारे पूर्वोत्तर भारत के नागरिक, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जल संसाधन का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, इन सारे आतंकवादी हमलों से सुरक्षा की बात हो, तो इस पॉलिसी से या इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी से हमारा पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि हो रही है और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ संपूर्ण भारत की आर्थिक, सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक तरीके से हमारा बेहतर स्थिति बन रही है। तो भारत साउथ एशिया की कंट्रियों के साथ, साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ 4C के पैटर्न पर काम कर रहा है। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का लक्ष्य है या एम है, वो ये है कि इन राष्ट्रों के साथ हम अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे, जो हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है तथा एक सक्रिय और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को एक तरीके से बेहतर बनाना है तथा अपने रणनीतिक संबंध या हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसे डेवलप करने की जरूरत है। अब अगर हम थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से विचार करें डाटाओं के आधार पर कि व्हाट इज द लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, तो 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत होती है। उस समय जो हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ जो हमारा व्यापार था वो $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2010 में 2010 में जब एशियान मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में घोषित होता है, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो $70 बिलियन से बढ़ जाता है। तो इस तरीके से भारत निश्चित रूप से इस पॉलिसीज के बाद अपनी ट्रेड के सेक्टर में लगातार इंक्रीज कर रहा है। 1996 में लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ही हम संवाद भागीदार के रूप में भारत यहाँ पे सम्मिलित होता है, कम्युनिकेशन पार्टिसिपेटर के रूप में। 2002 में भारत दक्षिण एशियाई देशों में या एशियान के शिखर स्तरीय जो वार्ताएं हैं उसमें एक भागीदार के रूप में चयनित होता है 2002 में, तथा 2012 में भारत रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी के जो महत्वपूर्ण कार्य रहे और निश्चित रूप से इस समय के दौर में भारत को जो एक बदलता वैश्विक परिदृश्य था उस परिदृश्य में भारत को एक स्थिर राजनीति तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक बेहतर सहयोग मिला। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी आने के बाद 2014 से हमारा जो महत्वपूर्ण काम है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो हम 4C के माध्यम से कल्चर एक्टिविटी बढ़ा करके, कॉमर्स के माध्यम से कनेक्टिविटी तथा कैपेसिटी बिल्डिंग करके हम आसियान देशों के साथ एक आर्थिक एकीकरण या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तथा सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। तो सुरक्षा, एक तो सिक्योरिटी दक्षिण चीन सागर में और हिंद सागर में जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हम यहाँ पर अपने आप को भारत सुरक्षित रखना चाहता है, जो कि जहाँ सुरक्षा चुनौतियां हमें
चीन से देखने को मिल रही हैं। इसी स्थिति में भारत दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में अपना आपको सुरक्षित रखना चाहता है तथा यहाँ पर चीन की बढ़ते हस्तक्षेप को वो संतुलित करना चाहता है। इसके साथ साथ भारत इन क्षेत्रों में अपने नौ परिवहन की स्वतंत्रता और हिंद महासागर में अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहता है। और यह सारे कार्य, अभी हम लोग क्वाड की चर्चा किए थे, जितने कार्य भारत इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत कर रहा है, भारत क्वाड के माध्यम से भी वह इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अगर हम ये देखें, और विशेष रूप से जो इसमें नई सरकार में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश या साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो भारत की विदेश नीति है, उसमें नई सरकार विशेष रूप से जो महत्व दे रही है वो कनेक्टिविटी के रूप में ज्यादा ध्यान दे रही है। तो अगर हम कनेक्टिविटी के ऊपर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इस समय, उस पर अगर हम चर्चा करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है अगरतला अखौरा रेल लिंक ये चलाई जा रही है, जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी भारत और बांग्लादेश के बीच। और इसी तरीके से कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, यह पूर्वोत्तर भारत को, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को म्यांमार और थाईलैंड के बीच एक नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली ये मार्ग है। यानी कि जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना है, यह म्यांमार, थाईलैंड और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने की परियोजना है। तो इस तरीके से इस के माध्यम से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। भारत जापान ईस्ट फोरम 2017 में स्थापित किया गया। इसको नोट कर लें आप लोग, भारत जापान ईस्ट फोरम 2017 में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की फ्री एंड इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत भारत जापान सहयोग के लिए एक मंच तैयार करना। अगला है, यह फोरम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरियाज है, वहां पर आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करता है तथा जिसके द्वारा वह कनेक्टिविटी विकास के संबंध में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा तथा औद्योगिक संपर्क तथा पर्यटन एवं संस्कृति के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाता है। नए जो वैश्विक बदलाव हैं या जो कोविड के बाद की स्थिति है, ऐसे में हम एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत इस कोविड पैंडेमिक में आसियान में हमने दवाओं को, अपनी वैक्सीनेशन का निर्यात किया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में या फार्मेसी के क्षेत्र में भी आसियान देशों के साथ हमारे इस कोविड के दरमियान, इस महाआपदा के दरमियान एक बेहतर तालमेल देखने को मिली। हमने तकनीकियों का भी आदान प्रदान किया। आसियान देश के जो छात्र हैं, जो आईआईटी से हैं, उनके लगभग 1000 छात्रों को फेलोशिप दी गई। इसके साथ साथ अन्य विधाओं में भी शिक्षा ले रहे छात्रों को फेलोशिप दिया गया। तो भारत इस क्षेत्र में शिक्षा, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों पर जमीनी स्तर के समुदायों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम में त्वरित परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। तो हम एक दृष्टि से डाटाओं पर हमने ध्यान दिया कि भारत इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में विशेष रूप से कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं। तो यह निश्चित है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, जल संसाधन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, आतंकवाद के क्षेत्र में, मेडिसिन के सेक्टर में, अपने सुरक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा रिसोर्सेज के क्षेत्र में, सभी सेक्टरों में उसकी एक्टिविटीज पहले से ज्यादा तीव्र गति से बढ़ी है। इसके अतिरिक्त क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट या QIPS के माध्यम से हम छोटे जो पैमाने की परियोजनाएं हैं या जो कम समय और कम लागत की परियोजनाएं हैं, उसे क्रियान्वित करने पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वह निश्चित रूप से 1992 में जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी रही, जिसके अंतर्गत हम उस समय की वैश्विक परिदृश्य, हो रहे बदलाव या भारत की अर्थव्यवस्था में जो हो रही बदलाव थे, या जो सुरक्षा की चिंता थी, या जो राजनीतिक अस्थिरता की चिंता थी,
तो इस प्रकार से जो बहुपक्षीय हमारे मुद्दे थे, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो रणनीतिक हों, चाहे वो भू राजनीतिक हो, चाहे वो सामरिक हो, इन सभी मुद्दों पर एक तरीके से हम वैश्विक स्तर पर हमें एक ताकत मिले, इसलिए हमने इन एशियान देशों की तरफ और हिंद प्रशांत क्षेत्रों के देशों की तरफ एक तरीके से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो उस समय के आर्थिक परिदृश्य में जो भारत की स्थिति थी, निश्चित रूप से जो बदलाव हो रहे थे, चाहे वो चीन उभर रहा हो, चाहे इन देशों से महाशक्तियां अपनी सेनाएं वापस ले रही थी, या इन क्षेत्रों में जो राजनीतिक अस्थिरता थी, या पूरे विश्व में जो शीत युद्ध का अंत और वन पोलर सिस्टम का जो मोनोपोली थी, उसके समय में निश्चित रूप से भारत को एक तरीके से इन राष्ट्रों से मदद मिली और भारत को राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए उसे प्रेरित किया गया। लेकिन 2014 तक जब भारत की स्थिति पहले से बेहतर होती है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध तथा हिंद प्रशांत महा क्षेत्र में अपनी स्थिति को ज्यादा मजबूत बना करके किस तरीके से हम पूर्वोत्तर भारत तथा किस तरीके से इस क्षेत्र में जो वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बना हुआ है हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसमें हम अपनी स्थितियों को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इस ईस्ट पॉलिसी को एक गुणात्मक रूप देते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी परियोजना का संचालन किया गया और सुरक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक व्यापार के क्षेत्र में और रणनीतिक सहयोग या रणनीतिक गुणवत्ता के क्षेत्र में इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत भारत की विदेश नीति निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा में बढ़ी और भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा मिली। और इसी के पैरेलल 2017 से एक क्वाड संगठन का भी ऑर्गेनाइज किया गया, जो इस क्षेत्र में वह इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के काम करती है, जिसमें महत्वपूर्ण देश जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस समय दक्षिण कोरिया को भी इस क्वाड में सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो नई सरकार निश्चित रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भारत की स्थिति मजबूत करने तथा पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है। चूंकि आज हम लोगों को 2 यूनिट्स पढ़ने हैं, तो थोड़ा हम लोग तीव्र गति से भी चल रहे हैं। अभी 2 टॉपिक्स हम लोगों के बचे हुए हैं, जिसमें पहला एक अब टॉपिक आएगा इसके बाद कि मध्य एशिया के प्रति भारत की विदेश नीति क्या है तथा पश्चिमी एशिया या वेस्ट एशिया के प्रति भारत की विदेश नीति क्या है। तो हम यहाँ पे एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लक्ष्य क्या हैं और आज हम किस स्थिति में हैं और भारत इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से किस तरीके से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपनी स्थिति को ज्यादा बेहतर बना रहा है। तो अब हम अगर आगे चलें तो इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य एशिया या मिडिल जो एशिया है या पश्चिम एशिया है, उसके साथ भारत की क्या विदेश नीति है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि जो पश्चिम एशियाई देश है या जो मध्य एशिया के देश हैं, उनमें कौन कौन से देश आते हैं। तो मध्य एशिया का जो देश है, उस मध्य एशिया के देशों में 5 देश मुख्य रूप से हैं, जो कि मुस्लिम बाहुल देश हैं, जहाँ पर इस्लाम और तुर्की के बीच एक संघर्ष है। और ये 5 देश हैं आपके तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इस मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये हमारे 5 राज्य हैं और इनकी जो सीमाएं हैं वो सीमाएं ऊपर काला सागर से, इसके अतिरिक्त वो रसिया से, रूस से, भारत अभी रूस से ये 1991 में 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद ये 5 जो स्टेट्स हैं या जो 5 नेशंस हैं वो सोवियत संघ रूस से स्वतंत्र होते हैं। और आज भी बहुत सारी परियोजनाएं या गैस पाइपलाइन परियोजना हो या बहुत सारी परियोजनाएं सोवियत संघ रूस या रूस के क्षेत्र से ही होकर के आती है। तो आज भी कहीं ना कहीं रूस इन राज्यों, और 1917 के पहले, 1970 के पहले जब रूस पे जारों का शासन था, उस समय से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान, ये सभी राज्य रूस के प्रभाव क्षेत्र में रहे। तो इसके पश्चिम में पश्चिम एशिया है, दक्षिण में दक्षिण एशिया है, और इसके पश्चिम में जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है। और अगर हम इस पर विचार करें कि भारत और इस मध्य एशिया के देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, तो भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ, अगर हम विचार करें तो आर्य भी इसी मध्य एशिया से होकर के ही आते हैं। और इस मध्य एशिया, अगर हम भारतीय इतिहास पर दृष्टि डालें, तो चाहे वो शक हो, चाहे हुण हो, चाहे कुषाण हो, ये जो राजवंश थे, ये राजवंश भी मध्य एशिया से ही होकर के आए। और बहुत दिनों तक इस देशों में, इन 5 राष्ट्रों में बौद्ध धर्म का प्रचलन था, और भारतीय बौद्ध धर्म के द्वारा ही यहाँ की जनता अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। तो लेकिन जब इस्लाम आता है, तो इस्लाम के सूफी परंपरा को इन राष्ट्रों ने अपनाया, और इस सूफी परंपरा को यहीं से, मध्य एशिया से ही यह सूफी परंपरा भारत में भी अपना वर्चस्व स्थापित करता है। तो हम एक तरीके से देखते हैं कि भारत और इस 5 जो हमारे मध्य एशिया के राष्ट्र हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन राज्यों में भारत और इन राज्यों से एक तरीके से हमारा बहुत प्राचीन ऐतिहासिक और हमारा सांस्कृतिक संबंध रहा है। इसके अतिरिक्त जो मध्य एशिया है, वो प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में, तेल के क्षेत्र में, यूरेनियम, कपास, मांस तथा जानवर के खाल के मामले में एक प्रचुर भंडारण रखता है। तो इन चीजों में, चाहे वो तेल हो, ऑयल की, या प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का हो, या एनर्जी का सेक्टर हो, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इन राष्ट्रों से बेहतर संबंध बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इन ऊर्जाओं का वो लाभ ले सकता है। इसके अतिरिक्त जो अफगानिस्तान है, वहां पर भारत की पहुंच कैसे बने, या मध्य एशिया में भारत की पहुंच कैसे बने, तो इस मध्य एशियाई देशों में सिर्फ और सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी अपनी सक्रिय भूमिका अदा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी यहाँ पर मध्य एशिया में हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि 21वीं सदी की जो विदेश नीति है, या जो 21वीं सदी का जो वैश्विक परिदृश्य है, वह निश्चित रूप से उसका पलड़ा एशिया की तरफ आता है। वैसे कंडीशन में मध्य एशिया की स्थिति बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण स्थिति में आती है। तो इस मिडिल एशिया की जो कंट्रीज हैं, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी, चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, इराक, तुर्की की गतिविधि के साथ साथ भारत भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो यह एक व्यापक एक खेल का क्षेत्र बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विदेश नीति का। इसलिए इस क्षेत्र को भारत बहुत महत्वपूर्ण रूप से देख रहा है। और इस समय 2015 में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री इन 5 राज्यों में एक साथ यात्रा करता है, और उसके बाद 2021 में जो तीसरा संवाद होता है मंत्री स्तरीय पर, तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ की जो हमने आपको इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक जो कंडीशन बताई, उसी के साथ साथ यहाँ की जो राज व्यवस्था और समाज की जो व्यवस्था, अगर हम उस पर दृष्टि डालें, तो निश्चित रूप से यह 2012 के बाद जो लोकतांत्रिक माहौल का जो एक वातावरण मध्य एशिया में बना, तो यहाँ इन राज्यों में लोकतंत्र तो स्थापित किया जा चुका है, लेकिन लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वह अभी अपना स्थान नहीं बना पाए हैं। यानी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज अभी इस मध्य एशिया के देशों में स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। प्रेस की स्वतंत्रता उतनी बेहतर नहीं है। राजनीतिक विपक्ष या जो पॉलिटिकल हमारा विपक्ष का है, उसका अब्सेंस है, उसका अभाव है। धर्म और भाषा के आधार पर आज भी वहां पर विभाजन है, तुर्की और इस्लाम को लेकर के। यहाँ पर तजाकिस्तान के अलावा पूरे 4 राष्ट्रों में तुर्की भाषा बोली जाती है, तो तुर्क और इस्लाम में एक प्रकार का यहाँ पर विवाद है। तो यह एक प्रकार की यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है। सामरिक महत्व में अभी हमने चर्चा किया कि चीन, रूस, भारत, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान के लिए यह न्यू ग्रेट गेम या नया महान खेल का क्षेत्र बना हुआ है। यह एक स्थल रुद्र राष्ट्र हैं, जिनकी समुद्र के साथ कोई सीमा नहीं बनती। रूस इसके साथ पहले से ही
बेहतर रूस पहले से ही इस पर अपना अधिकार क्षेत्र बनाया रहा है, चाहे वो 1917 के पहले जारों का शासन रहा हो, चाहे 1917 में बोल्शेविक क्रांति होने के बाद वहां पे सोवियत संघ रूस की स्थापना हुई हो। दोनों ही स्थिति में रूस का यह प्रभाव क्षेत्र रहा। तो 1991 के बाद जब ये क्षेत्र एक तरीके से आजाद होते हैं, इनकी स्वतंत्र सीमाएं बनती हैं, तो प्रत्येक राष्ट्र का प्रथम राष्ट्रीय हित होता है कि वह अपनी अस्मिता, वह अपनी आजादी को बनाए रखे। इसलिए आज ये जो 5 मध्य एशिया के राष्ट्र हैं, वह दुनिया के अन्य राष्ट्रों के साथ, या जो नया वैश्विक बदलाव है जिसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलिज्म का एरा है, उसमें वह अपने आप को सस्टेन करना या वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वह इन पश्चिमी देशों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाना चाहता है। तो भारत के साथ इस मध्य एशिया के संबंधों पर अगर हम चर्चा करें तो संक्षेप में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत और इस मध्य एशिया के देशों के संबंध बेहतर हैं, जिसके तार तुर्कमेनिस्तान से जुड़े हुए हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत और मध्य एशिया के संबंध हमें देखने को मिलते हैं। आर्यों का प्रवेश अभी हमने बताया कि भारत में केंद्रीय एशिया के माध्यम से हुआ। इस्लाम के आगमन के पूर्व बौद्ध धर्म यहाँ पर स्थापित था। इस्लाम के आने के बाद सूफी आए और फिर भारत में इन्होंने जड़ें जमाई। जो प्राचीन सिल्क रोड है हमारा, वो सिल्क रोड इसी रास्ते से होकर के यूरोप तक को जोड़ता था। तो और 1917 के पहले अगर हम देखते हैं, और तो भारतीय स्थिति, तो भारत और जो मध्य एशिया के राष्ट्र हैं, जो इनसे संबंध हमारे बीच में जो बाधित होते हैं, उसमें जब भारत कॉलोनियल बनता है ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश साम्राज्य का, तो उसके बाद से इन मध्य एशिया और भारत के बीच संबंधों में एक स्थिरता आती है। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद फिर कुछ संबंधों में आंशिक सुधार होती है, और 1947 में भारत के आजादी के बाद पुनः इस मध्य एशिया के देशों के साथ संबंध की शुरुआत होती है। लेकिन चूंकि शीत युद्ध के बाद 1991 तक ये मध्य एशिया के 5 देश सोवियत संघ रूस के ही घटक राष्ट्र थे, इसलिए इनसे कोई स्वतंत्र हमारा व्यापारिक या स्वतंत्र हमारा वैदेशिक संबंध नहीं था। इसलिए 1991 के बाद हमारा इनसे एक वैदेशिक संबंध बनता है, एक हमारा रणनीतिक संबंध बनता है। और उसी के उपलक्ष्य में 2021 में हमने 30वां वर्ष मनाते हुए इसका तीसरा मंत्री स्तरीय बैठक की गई। तो इस तरीके से अगर हम आज के दौर में वर्तमान परिवेश पर मध्य एशिया में विचार करें, तो मध्य एशिया और भारत ने अपनी बढ़ती आपसी समझ से स्थिर और बदलाव लाने वाली साझेदारी में तब्दील हो चुकी है। यानी हमारी जो राय है वैश्विक स्तर पर, या जो मध्य एशिया की राय है वैश्विक स्तर पर, वो बहुत सारे मुद्दों पर एक मत हैं। इसलिए हमारी इस समझदारी पूर्ण संबंधों के आधार पर हमारी एक व्यापक साझेदारी बन चुकी है। और कोविड-19 के समय हमने अपने वैक्सीन इन मध्य एशियाई देशों को दिया, और वैक्सीन के साथ साथ इसकी सराहना भी की गई मध्य एशियाई देशों के द्वारा। और ये मध्य एशियाई देश इस वैक्सीन के साथ तकनीकियों का भी हस्तांतरण किया गया। और अगर बदली हुई जो विश्व व्यवस्था है, जिसमें कि 1991 के बाद जो एक साम्यवादी पैटर्न पर मध्य एशिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, वैसे कंडीशन में जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलिज्म का एरा है, उसमें भारत और इस मध्य एशिया में के देशों में व्यापार और कनेक्टिविटी को बहुत तेजी से बढ़ाया गया। तो आर्थिक विकास का क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साझा हित वाले क्षेत्रीय मसले हो, इन सभी पर सहयोग और विचार विमर्श को आगे बढ़ाया गया है। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान इस मध्य एशियाई देशों के पूर्व में स्थित है और इससे सीमाएं लगी हुई हैं। भारत का भी यह एक पड़ोसी राष्ट्र है, उसके बगल में पाकिस्तान की स्थिति आती है। तो दोनों पक्षों के लिए अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण
कंट्रीज एक बफर स्टेट के रूप में सामने आता है। तो अफगानिस्तान में जो उभरी हुई चुनौतियां हैं, उसके चलते जो वहां पर एक जियोपॉलिटिकल या भू राजनीति की जो चिंताएं आ रही हैं, उसको लेकर के इन मध्य एशिया के देश और भारत के बीच बातचीत बढ़ी है। और भारत और मध्य एशिया ने इस अफगानिस्तान की समृद्धि को लेकर के या अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन राष्ट्रों में, अफगानिस्तान में अगर समृद्धि होगी तो पाकिस्तान उसका फायदा नहीं लेगा। और यहाँ पर जो मध्य एशिया चूंकि मुस्लिम आबादी इलाका है, क्षेत्र है, तो यहाँ पर भारत में प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देना या धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए वो जो अफगानिस्तान की तालिबानी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आ सकती है, तो निश्चित रूप से अगर मध्य एशिया और भारत दोनों अफगानिस्तान में एक विकास की राजनीति करते हैं, एक वहां पे शांति समृद्धि की बात करते हैं, तो भारत धार्मिक उग्रवाद, आतंकवाद और इस तरीके की नकारात्मक और विनाशकारी राजनीति से बच सकेगा। और इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भारत की यह प्रयास है कि वह इन मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संपर्क को बेहतर करके वह अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को स्थापित करे। अब अगर हम थोड़ा 2015 से चर्चा करें, तो भारत और मध्य एशिया देशों के रिश्तों को नई ताकत, नई ऊंचाई जुलाई 2015 से मिलती है, जब मोदी जी ने इन 5 गणराज्यों का एक साथ यात्रा किया। आजादी के बाद यह पहली किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा 5 देशों की यात्रा अब तक पहली बार किसी के शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो भारत और मध्य एशिया के बीच जो तीसरा संवाद है वो 19 दिसंबर 2021 को हुआ, जिसमें बदल रही वैश्विक और क्षेत्रीय जियोपॉलिटिक्स पर एक राय रखते हैं। दोनों पक्षों ने 4C के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, जिसमें कॉमर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट तथा कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया। यानी इन राष्ट्रों के साथ भी संबंध बेहतर करने में 4C को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। सामरिक संपर्क बढ़ाने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। मोदी जी की जो नई विदेश नीति है वह भारत के साथ जो मध्य एशियाई देश हैं या जो पश्चिम एशियाई देश हैं, तो जिस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू हुई है, उसी तरीके से मोदी जी ने अपनी इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, चाहे वो मध्य एशियाई देश हो या पश्चिम एशियाई देश हो, एक लुक वेस्ट पॉलिसी या पश्चिम की ओर देखो नीति की भी शुरुआत मोदी जी के द्वारा की गई। तो ये जो नए प्रधानमंत्री हैं, उनका मध्य एशियाई देश या पश्चिमी एशियाई देश या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। भारत अपने व्यापक पड़ोसी क्षेत्र के साथ राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण बढ़ाने पर जोर दे रहा है। भारत ने अभी मध्य एशिया को रियायती दर पर $1 अरब का कर्ज कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिया, जिसके द्वारा वह ईरान, जो पश्चिम एशिया का राष्ट्र है, उसके चाबहार बंदरगाह के रास्ते दोनों पक्षों के बीच व्यापार बढ़ाया जा सके तथा जो तापी गैस लाइन परियोजना है तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच, उस गैस पाइपलाइन परियोजना को सही से क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए भारत ने मध्य एशिया देश को $1 अरब का रियायती ब्याज दर पर कर्ज दिया है। तो भारत की चाहत यह है कि एक शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध संबंध बन सके और इस मध्य एशिया और भारत अपने संबंधों का फायदा लेते हुए, क्योंकि जो मध्य एशिया के राष्ट्र हैं वो अपने यहाँ तकनीकियों को ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। उदारवादी जो समझ है या उदारवादी के आधार पे जो स्किल कर्मकार हैं, उनको अपने यहाँ बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बदलते वैश्विक परिदृश्य में कि समझ और उदारवाद, ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण के दौर में हम कैसे अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे हम रूस के उस प्रभुत्वशाली सोच से अलग हो सकते हैं। इसलिए वह पश्चिम एशिया के देश, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश
इसके अतिरिक्त जो पाश्चात्य वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उनसे निवेश के स्तर पर, कर्मकारों के आगमन के स्तर पर वह अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम एक उदाहरण के द्वारा भारत और मध्य एशिया के बीच बढ़ते संबंधों को की गंभीरता को देख सकते हैं कि जिस समय 2021 में इसका मंत्री स्तरीय संवाद होता है तृतीय, उसी समय इस्लामाबाद में इस्लामिक देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, जिसे इग्नोर करके इस मध्य एशिया के देशों ने अपने भारत के साथ अपने रिश्तों को अहमियत देते हुए इन संबंधों के लिए वो आगे आए। तो इस्लामाबाद की उस इस्लामिक जो समझौता था उसको उन्होंने इग्नोर किया और भारत की विदेश मंत्रियों के साथ उनके बैठक को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो निश्चित रूप से मध्य एशिया के देश भारत के साथ अपने संबंध को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। 10 मिनट बचा हुआ है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक भारत और पश्चिम एशिया के संबंधों पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत और पश्चिम एशिया के देशों के साथ भी एक भौगोलिक दृष्टि से एक निकटता है, ऐतिहासिक दृष्टि से एक हमारा निकटता है, सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे बीच निकटता है। तो अगर हम ज्योग्राफिकली इसको देखते हैं तो भारत की पश्चिम एशिया के जो देश हैं वो अर्मीनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, ईरान, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यमन आदि देश आते हैं। तो और अगर हम देखें कि अगर इसकी सीमाओं पे चर्चा करें, क्योंकि थोड़ा भौगोलिक विजन क्लियर होता है तो उस राष्ट्र की आर्थिक, सामरिक स्थितियां का एक कॉन्सेप्ट स्वाभाविक रूप से क्रिएट होता है। इसलिए हम थोड़ा सा आपको भौगोलिक और ऐतिहासिक क्षेत्र या उसके सांस्कृतिक क्षेत्रों से हम आपको परिचित कराते हैं। तो यहाँ पर भारत पश्चिम एशिया के जो पश्चिम का जो द्वीप, पश्चिम में उसके यूरोप स्थापित है, उत्तर में मध्य एशिया है, पूर्व में दक्षिण एशिया है तथा दक्षिण में अफ्रीका और अरब सागर है। जो यहाँ की जलवायु की स्थिति है वो एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, पहाड़ों से भरा हुआ क्षेत्र है और समुद्रों की तटों सहित यहाँ पर 3 नदियां महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती हैं, टाइग्रिस, नील तथा यूफ्रेटस। ये जो पश्चिम एशिया के क्षेत्र हैं वो तेल और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडारण है। सऊदी अरब और इराक से भारत सबसे ज्यादा अपने तेलों का आयात करता है। तो 2/3 तेल का भंडारण या 2/3 जो हमारा ऑयल रिसोर्सेज है वो इस पश्चिम एशियाई देश या मध्य एशियाई देशों में ही पाया जाता है। और भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो 2/3 जो उसकी नीड है वो इन्हीं मध्य एशिया और पश्चिम एशियाई देशों से वो पूरा करता है। तो आर्थिक महत्व पर अगर हम चर्चा करें तो एक यह महत्वपूर्ण हमारा व्यापारिक भागीदार के रूप में पश्चिम एशियाई कंट्रीज हैं। भारतीय कंपनी ने इस क्षेत्र में विशेषकर बुनियादी ढांचा के निर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। भारत इस पश्चिम एशिया में के कई देशों में अपने सांस्कृतिक संबंध के लिए सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित कर रहे हैं। प्रवासी इस क्षेत्रों में बढ़े हैं। अगर हम ध्यान दें तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत के 3.5 मिलियन आबादी इसमें पाई जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में, सऊदी अरब में 2.5 मिलियन आबादी पाई जाती है। तो ये जो इतना पॉपुलेशन इंडियंस जो पश्चिम एशिया में है वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका का अदा कर रहे हैं। तो और यहाँ पर कट्टरपंथ का मुकाबला और मध्य एशिया का यह एक प्रवेश द्वार है। तो ये एक नई समस्याएं हैं यहाँ पर, आतंकवाद का, उग्रवाद का, धार्मिक उग्रवाद का, चाहे ISIS हो सीरिया में, और यहाँ पर जो एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता है या जो निर्जातीयता का संघर्ष है। यहाँ पर ईरान में शिया बाहुल मुस्लिम है, उसी तरीके से सऊदी अरब में सुन्नी बहुल
का नेतृत्व करता है, तो यहाँ पर शिया सुन्नी सांप्रदायिक संघर्ष है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कट्टरपंथ एक समस्या बनी हुई है, सांप्रदायिकता एक समस्या बनी हुई है, आतंकवाद एक समस्या बनी हुई है, और धार्मिक उग्रवाद एक प्रकार से इन राज्यों में समस्या बनी हुई है। तो इन परिवर्तनों के बावजूद, आज इन समस्याओं के बावजूद पश्चिम एशियाई देशों में चीन को संतुलित करने के लिए, या जो हमारे इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा है, तो भारत का जो इन राष्ट्रों से शुरुआत से ही अगर हम विचार करें ऐतिहासिक दृष्टि से, तो 1947 के बाद ही जब भारत गुटनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण करता है, उसके बाद से नासिर के जो मिस्र हैं और इराक के साथ उसके संबंध बेहतर होते हैं, और सेंटो जो मध्य एशियाई राष्ट्र था, उस मध्य एशियाई में जो नाटो की तर्ज पर एक सैन्य संगठन थी, उसमें भारत सम्मिलित नहीं होता है, और यहाँ पर एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की जाती। तो अरब और इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद था, उसमें भारत ने फिलिस्तीन को ज्यादा महत्व दिया प्रारंभिक दिनों में। वर्तमान समय में जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है, उसमें फिलिस्तीन की तरफ से हमास आतंकवादियों की विशेष भूमिका रह रही है। तो एक आतंकवादियों के सपोर्ट न करने के कारण भले भारत आज उस तरीके से फिलिस्तीन के साथ नहीं, क्योंकि वहां की हमास आतंकवाद, क्योंकि भारत खुद ही एक आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र है, तो वो आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकता। वैसे भारत का यह सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कि वह फिलिस्तीन को ज्यादा महत्व दिया है, ज्यादा सुरक्षा अपने तरफ से उपलब्ध कराया है गुटनिरपेक्ष की राजनीति के समय। तो एक अरब में इसकी एक विशेष साख रही है अरब के कंट्रीज में। तो भारत इस सांस्कृतिक और इस अपनी साख का एक निश्चित रूप से वह फायदा ले सकता है, और इनमें एक बेहतर संबंध की वर्तमान स्थित परिवेश में ये एक बेहतर हमारा संबंध यहाँ पर स्थापित हो सकता है। तो 1990 के बाद जब वैश्विक परिदृश्य बदलता है, तो निश्चित रूप से वो चाहे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ संबंध हो, या हमारा पश्चिम एशिया या मध्य एशिया या वैश्विक स्तर पे जो हमारी विदेश नीति है, उस सारी विदेश नीतियों में एक बदलाव आई। और 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे ही हमने यहाँ पर पश्चिम की तरफ देखो नीति का, या लुक वेस्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। तो भारत, अब अगर हम इस नीति के तहत देखें, तो वर्तमान समय में क्या क्या पश्चिम एशियाई देशों के साथ हमारे कौन कौन से बेहतर संबंध बन रहे हैं। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारी आर्थिक साझेदारी समझौता 2022 में बनाई गई। विदेशी निवेश के संदर्भ में सऊदी अरब ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो जियो प्लेटफॉर्म है, उसमें सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है। चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में स्थित है और ओमान की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो भारत को ईरान के माध्यम से मध्य एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वह चाबहार बंदरगाह को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। तो भारत अरब सहयोग मंच को बढ़ावा दिया जा रहा है, और भारत अरब जुड़ाव को बढ़ावा देने की जो प्रक्रिया शुरू की गई, वो 2014 से शुरू की गई। इस्लामिक सहयोग संगठन के साथ सहयोग 2019 में भारत ने जो इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक में सम्मिलित अतिथि के रूप में अपनी पहल उपस्थित दर्ज कराई। इस राष्ट्रों में अब 1 मिनट 2 मिनट का है, हम लोग देख लें कि जो चुनौतियां हैं, वो हम बेहतर संबंध होने के बाद भी जो व्यापार का अगर हम दृष्टि डालें, तो 7.5% ही 2019 में हमारा ट्रेड रहा। भू राजनीतिक या जियो पॉलिटिक्स में तनाव इजराइल और फिलिस्तीन के साथ जो बना हुआ है, चीन से हमें लगातार इस क्षेत्र में चुनौती मिल रही है। आर्थिक सुरक्षा और के क्षेत्र में चीन से हमें एक मुकाबला मिल रहा है। सांप्रदायिक तनाव है शिया और सुन्नी को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में भारत कैसे इस समस्या से निपटे, तो इसके लिए हमें व्यापार को बढ़ावा देने पे ज्यादा फोकस करना है। सांस्कृतिक हमारा एक संबंध रहा है, तो हम इस पश्चिमी एशियाई देशों में हम एक सांस्कृतिक पूंजी या सॉफ्ट पावर के माध्यम से हम इन राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम एक संतुलित दृष्टिकोण अपना करके आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ के पश्चिम एशियाई देशों के या ईरान, इराक, कुवैत की जो आपसी जो मतभेद हैं या जो मनमुटाव है, उससे दूर रहते हुए हम एक संतुलित विदेश नीति को बढ़ावा दें, मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा दें, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दें, जलवायु परिवर्तन पर काम करें, आतंकवाद पे काम करें, तो निश्चित रूप से पश्चिम एशिया देशों के साथ भारत का जो विदेश नीति है वो समृद्ध बनेगी और भविष्य में हमारा व्यापार, भू राजनीतिक क्षेत्र या हमारा सामरिक दृष्टिकोण, रणनीतिक दृष्टिकोण, सभी दृष्टिकोण से एक बेहतर विदेश नीति का निर्माण कर सकेंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मध्य एशिया में भारत की विदेश नीति तथा पश्चिम एशिया में भारत की विदेश नीति पर एक हम लोगों ने चर्चा की, सारगर्भित चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंध, उसके डाटाओं पर दृष्टि, वर्तमान समय में क्या चुनौतियां हैं, वो निश्चित समय सीमा के अंदर हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। इस प्रारूप पे आप सभी अध्ययन करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप लोग जुड़े रहे और नमस्कार।